हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबने राम राम। आज के इस लेक्चर में वी विल सी यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस एंड 2013 से लेकर 2020 तक जो आपके सवाल पूछे गए थे, एंड आई विल लिंक दैट विद एचसीएस 2022 एंड उससे वी विल ट्राई टू एनालाइज कि क्या क्वेश्चंस आपके आगे पूछे जा सकते हैं। तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बेनिफिट बोथ द स्टूडेंट्स। वी विल सी क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। आई हैव अरेंज्ड देम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। मैंने 20 बुलेट पॉइंट बनाए हैं जीएस पेपर 2 के और उसको 20 क्वेश्चंस के हिसाब से अरेंज किया है। आपको पता चलेगा कि किस बुलेट पॉइंट से आपके कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एंड आपको एरिया ऑफ फोकस जो है वो पता चलेगा। थीम्स जो आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं, इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1 का एनालिसिस आज ही आपका डाला था और आज ही जीएस पेपर 3 का भी एनालिसिस आपका आ जाएगा। तो उसमें हमने देखा था कि काफी चीजें जैसे बार बार रिपीट हो रही थी अलग अलग तरीके से। एक ही टॉपिक में से अगर आप उसको 4-5 डायमेंशन से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वही अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो इससे आप एक लिस्ट बनाएंगे जीएस मेंस की। देखो, मेंस के पेपर 2 और 3 से एचसीएस में काफी क्वेश्चंस आए हैं। पेपर 1 से भी हमने देखा था कि आई थिंक 4 क्वेश्चंस, 2 ब्रिटिश इंडिया के थे और 2 आपके एंशिएंट मिडाइवल के रिगार्डिंग थे, गुप्ता लिटरेचर का। तो 4 क्वेश्चन तो थे जो पेपर 1 के थे। बाकी क्वेश्चन आपके पेपर 2 और 3 के थे, यानी ज्यादा वेटेज उनका था। तो उसमें साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। एंड जैसे कि पेपर 1 और 2 का जो डिटेल्ड डिस्कशन है पेपर वाइज, ईयर वाइज, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसके 2013 और 14 के पेपर आपके बचे हुए हैं, उनकी क्लासेस इन एनालिसिस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगी। पेपर 3 की क्लासेस भी आपकी आ जाएंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। नाउ जीएस मेंस, ये जो अपनी डिस्कशन सीरीज की शेड्यूल था, तो इसमें वैसे तो 2 दिन अपन पीछे चल रहे हैं, बट स्टिल 24 जून का जो अपना टारगेट है, आई विल अपलोड ऑल द क्लासेस 24 जून से पहले पहले आपको सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो 24 तक आपका सारा जीएस पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट हो जाएगा। इन क्लासेस की पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आप उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जीएस पेपर 3 का आपका रहेगा कंप्लीट एनालिसिस 2013 से लेकर 2022 तक का। ये पेपर 1 का है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद पेपर 2 एनालिसिस। देखिए, इसमें जैसे सारा का सारा सिलेबस जो यूपीएससी में आपका दिया हुआ है, एचसीएस में भी वही सिलेबस है। पेपर 2, 3 और 1 का थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी नहीं आएगी। जनरल वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी बेसिक जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। हाँ, एथिक्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इवन इफ वी सी, जैसे गवर्नेंस जो है और एथिक्स जो है वो थोड़े से लिंक होते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है जो आपका आया था ग्रीवेंस रिड्रेसल से संबंधित, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, बट वो एथिक्स में भी आपसे अलग तरीके से पूछा जाता है कई बार, तो वो आपका रहेगा। आई विल शो यू। एक बार इसको अपन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बीच में मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे आपका डिटेल सिलेबस जो है पेपर 2 का, उसमें क्या क्या है आपका, पॉलिटी है, आईआर है, तो ये सारे के सारे रहेंगे। गवर्नेंस है। अब देखो, पॉलिटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें मैं सारा का सारा आपको थीम्स पे फोकस करूंगा। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। आई विल बी टेलिंग यू द थीम, जिस थीम से वो क्वेश्चन पूछा गया है उस थीम के अराउंड आपको सारी की सारी चीजें, जजमेंट्स वगैरह वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। वो आपसे बार बार वही पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे क्या है कि भाई फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, लोकल लेवल पे क्या होता है, तो ये इसी हिसाब से अरेंज कर रखे हैं। तो अब ये देखिए, टोटल आपके बनते हैं, टोटल 20 पॉइंट्स आपके बनेंगे, B1, B2, B, इस तरीके से करके। ये टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने डाल दिया है पेज नंबर के साथ। जैसे B1 कॉन्स्टिट्यूशन, B2 फंक्शंस, B3 सेपरेशन ऑफ पावर, B4 कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, B5 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, B6 एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इनके बीच का क्या रिलेशन है, 7 इज आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 8 इज कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पावर फंक्शंस क्या रहते हैं, 9 इज स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने इसको जितना ज्यादा से ज्यादा मतलब प्री डिफाइन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करी है। 10 इज गवर्नमेंट पॉलिसीज से आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। 11th में हमारा है डेवलपमेंटल प्रोसेस, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस इनके जो अपने रोल रहते हैं उसके बारे में। 12th इज वेलफेयर स्कीम जो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए आती है उनके बारे में। 13 इज आपका सोशल सेक्टर से रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन के रिगार्डिंग। 14 इज पॉवर्टी एंड हंगर से आपसे पूछा जाएगा। 15th हमारा है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि एचसीएस में आपका एक क्वेश्चन आया था, उसको अभी देख ही लेते हैं कि
हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, जस्टिफाई योर आर्गुमेंट। आपको पता चलेगा कि काफी क्वेश्चन तो अपने यूपीएससी पीवाईपी से ही हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज का रोल इन आपका ये डेमोक्रेसी, तो हमारा पॉलिटी और गवर्नेंस है। देन आईआर, आईआर से 3 क्वेश्चन आपके आए थे, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, श्रीलंकन क्राइसिस, प्लस 4 अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, जो कि हम आईआर में ही रखते हैं। ठीक है, बाकी जैसे पॉइंट नंबर 18 मैंने इसमें बनाया है बायलैटरल रिलेशन को लेके, पॉइंट नंबर 19 है हमारा डायस्पोरा को लेके, ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 20 है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेके। ठीक है, और इसमें देखो बायलैटरल के साथ हमने रीजनल रिलेशन भी इसी में ही डाल दिया है, और नेबरिंग कंट्रीज इसमें आपके आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि नेबरिंग कंट्रीज से कितने क्वेश्चन अपने से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगेन आई विल नॉट बी गोइंग इनटू सो मच ऑफ डिटेल, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा आपका टॉपिक बन जाएगा, लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा काम है कि टॉपिक को समझना कि हाँ इस टॉपिक से सवाल हमारे आ रहे हैं। अब अगर अपन देखें, देखो सबसे पहला हमारा जो है B1, तो वहां पे आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, इवोल्यूशन है, फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर, वहां से हर साल सवाल यूपीएससी जो है वो पूछता रहता है। जैसे देखिए सबसे पहला था कि आर्टिकल सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में आपको देखना है। अब ये करंट अफेयर में था उस टाइम पे, इसलिए पूछ लिया गया था। ज्यादातर पॉलिटी गवर्नेंस और इनके या तो आपके स्टैटिक के होंगे या आपके करंट अफेयर के होंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टैटिक और करंट अफेयर आपका मर्ज हो जाता है, और 80% वो हमारी एक थीम बन जाती है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें होती है 20% की कैटेगरी में जो आती हैं, जो कि उस साल आपके क्वेश्चन में रहती हैं और वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो, अब ये तो हो गया, मतलब क्योंकि आईटी एक्ट वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका एक टॉपिक बनता है। ये हमने पॉलिटी जो आपका 300 मेंस वाला टॉपिक मैंने आपका जीएस बैच है उसमें सारी की सारी चीजें करवा रखी हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए रीसेंट डायरेक्टिव है, ये भी यानी 2013 का ही था। इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 371A, जैसे 370 पूछा गया है, 371A पूछा गया है, यानी स्पेशल प्रोविजंस जो है, तो ये आपका डायरेक्टली इसी में मेंशन ही है, उसी से ही हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर देखिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों, यानी आर्टिकल 262 कैसे आपका फेल हो गया है टू एड्रेस द प्रॉब्लम, कैसे इसको किया जा सकता है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट काउंसिल। और ये अगला देखो 2014 में आपसे पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चन है, कैसे वो इवोल्व हुई, क्या उसका लिंकेज है। अब जैसे मेंस में, एचसीएस मेंस में आपसे एक सवाल पूछा गया था पीआईएल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ पीआईएल इन एक्सपेंडिंग सिविल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो पीआईएल पिछली बार पूछा गया था, इस बार हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आपसे पूछ लें, इसके भी हमारे 30 इयर्स हुए थे, तो ये सवाल आपका एचसीएस प्री में भी आया था, एक्सपेक्टेड था, इस बार भी आ सकता है मेंस में, तो ये आपका रहेगा। तो ये एचसीएस के लिए काफी रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है कि इसने काफी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी में। इन द लाइट आपको इवेलुएट करना है द रोल ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन अचीविंग द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो पीआईएल इज आल्सो जुडिशियल एक्टिविज्म का ही पैरेलल अपन उसको देख सकते हैं, तो ये सारे एक ही जैसी चीजें रहेंगी, जुडिशियल एक्टिविज्म, इंटरवेंशन, इनके डिफरेंसेस। और ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या इसमें हेट स्पीच भी रहती है फिल्म्स में, ठीक है, किस तरीके से ये कवर अप रहता है। इंडियन फिल्म स्टैंड ऑन अ डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, डिस्कस क्यों, क्योंकि इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास है सिनेमेटोग्राफी एक्ट, इस पे भी 2000 आई थिंक 21-22 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2015 में आपसे पूछा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको नहीं होने देते, क्या किया जा सकता है, कैसे ये यूनिटी और डाइवर्सिटी को अपना चैलेंज करता है, ये सारे टॉपिक आपको मेंस जीएस मेंस में भी अपन ने करवा रखे हैं। फिर देखिए क्लीन एनवायरनमेंट, दिवाली क्रैकर के रिगार्डिंग आर्टिकल 21 से लिंक करते हुए क्या क्या जजमेंट्स हैं, तो ये जजमेंट से लिंक कराता है। यूपीएससी में आपको रेलेवेंट जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में अलग अलग बातें करी और उसके हिसाब से क्या रहेगा। फिर देखिए आर्टिकल 370 टू व्हाट एक्सटेंट इट इज एंड टेम्परेरी प्रोविजन, अभी उस टाइम पे पूछा गया था जब इसको रिवोक किया गया था 2019 में, एचसीएस में भी एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 19 में पूछ लिया तो अभी नहीं पूछा जा सकता, 2022 में भी अगेन आपसे वो पूछ सकता है कि इट हैज बीन 4-5 इयर्स रिवोकिंग, तो अब आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक उसको अचीव किया गया है जो अपन ने देखा था। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि डिस्कस द एडजेक्टिव जो आपके रिपब्लिक वर्ड से अटैच है प्रीएम्बल में,
यही क्वेश्चन अलग तरीके से कि प्रियम्बल के अलग अलग एडजेक्टिव को डिस्कस करो, दोबारा से भी आएगा, यानी रिपीटेशन रहेगा। फिर देखिए जुडिशियल रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कोयलो केस में in the context can you say कि judicial review is an important basic feature of the constitution, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन और जुडिशियल रिव्यू को लिंक किया गया है। तो ये टॉपिक है आपका जुडिशियल रिव्यू का, ये भी हमने मेंस बैच में कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ले द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविजंस को अब देखो पेपर 1 में एक सवाल आया था 1935 कैसे आपका संविधान की ड्राफ्टिंग में हेल्प करता है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको 1919, 1909 भी अच्छे से इनके प्रोविजंस पता होना चाहिए एंड 1858, इन चारों के तो आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां से आ गया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक सवाल हमारा आया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके कि भाई कैसे हम अपन इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म has been increasingly emphasized in the recent year, highlight the drawbacks in the existing structure and to the extent कि cooperative federalism would answer the shortcoming। यूपीएससी में भी cooperative federalism पे पूछा गया है, यानी federalism in itself is very very important topic। अब प्री में भी एक इसी टाइप का सवाल आपने देखा था कि cooperative federalism और उससे लिंक था कि पहले बार्गेनिंग फेडरलिज्म आया है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया है। तो अब ये यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि 1935 से कैसे अपन इसको लिंक कर सकते हैं। फिर 2017 में आपका आया था एनजेएसी 2014, देखो 14 वाले एक्ट को 17 में पूछा गया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 2014 एनजेएसी एक्ट विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो ये 4-5 साल पुराने भी पूछ लिए जाते हैं। नाउ देखिए, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट। अब देखो यूपीएससी पीवाईपी में जो जो अमेंडमेंट पूछे जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट अमेंडमेंट है आपका, 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक, क्या इसका कोई इफेक्ट है। सॉरी, 101st अमेंडमेंट है, ये जीएसटी के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा गया है। तो 101 के बारे में, इसको अपन इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, ये सवाल अभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक क्या है, राइट टू प्राइवेसी पे आप से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आर्टिकल 21 से लिंक है। ज्यादातर जो टॉपिक हैं आपके वो आर्टिकल 21 से लिंक करके पूछे जाते हैं। अब देखो 2019 में क्या पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपका क्या रहता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं। ईयर वाइज मैंने आपकी क्लास ले रखी है जो 2000 पेपर 1 और 2 की, उसमें ये सारे डिस्कस्ड हैं, आप उस क्लास को देख सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। पेपर 1 में इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के डिफरेंस को 2 बार पूछा गया। अब उसी को फ्रांस के कंटेक्स्ट में पूछ लिया गया क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में कुछ एट्रोसिटीज चल रही थी, तो कैसे सीख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इफ यू सी ये टॉपिक डिस्कस्ड है फ्रांस के ही कंटेक्स्ट में कि फ्रांस ये सीख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो फिर से आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो पूछा गया है कि पार्लियामेंट की जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेड पावर है, इसको एनलार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेटमेंट की लाइट में आपको देखना है कि पार्लियामेंट की 368 को अमेंड कर सकती है, क्या ये डिस्ट्रॉय कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो ये भी आपका सवाल है। अब जैसे यहाँ पे इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, जैसे इंडिया चाइना रिलेशन पूछा गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एनालाइज द रिलेशन, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशन विद द व्यू ऑफ द रिसेंट गलवान वैली क्राइसिस, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी। नाउ इसमें जो हमारे एपिडेमिक एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो उनके कंटेक्स्ट में इसको देखना है कि अगेन फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटी, ये आपका एक टॉपिक रहता है, इसको आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या है, ये मेंस में सारे करवा रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगेन क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये डॉक्ट्राइन है, इसकी क्या जजमेंट्स हैं, सारे टॉपिक पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 2022 में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी क्या ऐसे जजमेंट्स हमारे आए हैं या संविधान में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ आपका डील करते हैं, ये सवाल एचसीएस में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, जो हमारा आर्टिकल 19 में आता है, थ्रू आउट द कंट्रीज आर फ्रीली अवेलेबल बट देर आर राइट नॉट एब्सोल्यूट, यानी क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कमेंट करना है सिंपली, तो आप डिटेल में बताएंगे ये प्रोविजंस हैं और ये इस पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो आप एग्जांपल्स देंगे, ठीक है।
नाउ कमिंग टू द बुलेट पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर आपको क्या मिलेगा कि यूनियन की पावर विद कंपैरिजन टू द स्टेट, विद कंपैरिजन टू योर डिस्ट्रिक्ट, विद कंपैरिजन टू योर अर्बन लोकल बॉडीज एंड पीआरआईज, उनसे कंपेयर करवाएगा कि इससे हमने जो डिवोल करी है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई है, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएंगे। देखिए मैनी स्टेट गवर्नमेंट ने फर्दर बाइफरकेट किया है डिस्ट्रिक्ट्स और तालुकाज में। सो इन द लाइट ऑफ अबव क्या ऐसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि छोटे यूनिट्स क्रिएट करने से इफेक्टिव गवर्नेंस हो रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट रिकमेंडेशन आप 13 फाइनेंस कमीशन की डिस्कस करें कि कैसे ये डिपार्चर रहा फ्रॉम प्रीवियस कमीशन लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ये 14th और 15th के कंटेक्स्ट में भी आपसे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एचसीएस में भी आ सकता है ना। देखिए थ्रू द फेडरल प्रिंसिपल, दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपका बेसिक फीचर है, बट इट इज इक्वली ट्रू कि फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन टुवर्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी ऊपर भी जो एक क्वेश्चन आ रहा था कि यूनिटी की तरफ जा रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ, तो ये उसका रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में न्यूज में रहता है, प्रेसिडेंट्स डिले इन डेथ सेंटेंसेस। सो क्या इसमें एक टाइम स्पेसिफिक रहना चाहिए? ये स्पेशली एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट एंड हिज पार्डनिंग पावर, ठीक है। ये हमने जीएस मेंस में क्या रखा है आराम से, और ये पेपर भी डिस्कस्ड है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी बिग as governmental work justifies as big as PM can manage, how far efficacy inversely relation to the size of the cabinet। देखो इससे पहले आपसे पूछा efficacy related to small units, अब पूछ रहा है कैबिनेट के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अगला देखो अगेन कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे एम्फसाइज किया गया है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या वो कर पाया है, क्या हमने देखा यही वाला क्वेश्चन आपका एचसीएस में इसी तरीके से पूछा गया था। द कंसेप्ट ऑफ द फेडरलिज्म emphasized highlight the drawback in the existing structure and to what extent it has been answer to the shortcoming। देखो ये तो as it is repeated question है। अब ये फायदा रहता है कि आप डिटेल जब एनालिसिस करते हैं तो 2015 का as it is repeated क्वेश्चन आया है आपका एचसीएस 2022 में, यही क्वेश्चन अपने को मिलेंगे आगे भी। अब देखिए नेक्स्ट कि इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल के गवर्नमेंट पंचायत समितिज दे रिमेन्ड मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यानी अगेन अब ये एक क्वेश्चन आप देखना 73rd 74th ये भी आपको मिल जाएगा। वैसे आई थिंक यूपीएससी में पूछा गया था ये एज इट इज, क्रिटिकली एनालाइज द एफिकेसी ऑफ 73rd 74th एज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट और एग्जांपल्स दे। अब देखो ये यहाँ पे यही चीज अलग तरीके से कि पंचायत समिति इनका काम करने का तरीका है ऑल दिस थिंग्स। अब यही चीज फंक्शनिंग आपका 69th के कंटेक्स्ट में पूछ लिया, दिल्ली के कंटेक्स्ट में ये 2-3 बार आया है कि क्या उसमें इश्यूज हैं, क्या किया जा रहा है, तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखो 17 में फिर से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, अगेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो थीम वही रिपीट हो रही है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर एक क्वेश्चन है ज्वाइंट सेशन पे कि ज्वाइंट सेशन के क्या प्रोविजंस हैं, ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। स्टैटिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर हो जाते हैं, आपने प्री के टाइम पे जितना पर रखा है उतना काफी हद तक रेलेवेंट आपका रहेगा, ठीक है। उसको बार बार इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है कि ज्वाइंट सेशन क्या है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, कब कब होते हैं, क्या रीजंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन दिल्ली का फिर से पूछा गया एलजी और ये, अब ये डिस्प्यूट जो है वो अभी भी चल रहा है, तो ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि रिसेंट क्या है, अभी जो ऑर्डिनेंस जो दिल्ली के कंटेक्स्ट में लेके आना चाह रहे हैं तो वो क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर से रिपीटेड कि पंचायत सिस्टम की इंपॉर्टेंस, लोकल गवर्नमेंट किस हद तक फाइनेंशियल डेवलपमेंट में हेल्प किया है, एग्जांपल्स, ठीक है। रिजर्वेशन जो वुमेन का रहा पंचायत में हैड एंड लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, तो इसको अपने को एनालाइज करना है, ठीक है। तो इसका उतना अपना इम्पैक्ट जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका आया है, ठीक है। तो ये अपने को देखना है, मतलब अलग तरीके से रहेंगे बट आ जाते हैं। पीआईएल आपका डायरेक्टली आ ही गया है, ये 4-5 क्वेश्चन ही है पॉलिटी के, एक अपना पहला क्वेश्चन था, सॉरी, ठीक। तो पॉलिटी के नीचे ही है, इन्हीं से अपन लिंक कर लेंगे बात। चलो अब देखो यानी ये फिर वही कि जो प्रोविजंस 73rd 74th के हैं ये, अब फिर उसी को दोबारा से फंक्शन, फंक्शनरीज, लोकल इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्रिटिकली एनालाइज करो उनके चैलेंजेस को। फिर देखो नेचर ऑफ फेडरलिज्म का क्या रहा, कोऑपरेशन, सेम वही टॉपिक चल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को आप क्या समझते हैं, गवर्नेंस को कैसे किया, यानी स्मॉल यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं। वही स्टेट ऑटोनॉमी सेम टॉपिक ही चल रहा है अभी तक, तो वही चीज आपसे पूछी जा रही है।
यानी बुलेट पॉइंट नंबर 2 से आपको एनालाइज हो गया। अब देखो बुलेट पॉइंट नंबर 3, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी आपको एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो हमारा लेजिस्लेचर है उनके बीच में आपको देखना है। ये आर्टिकल 50 के कंटेक्स्ट में है, यही टॉपिक बार बार आपका आ रहा है। अब देखिए एचसीएस मेंस में भी ये टॉपिक आपका पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनी पावर इन द लेजिस्लेचर for controlling executive, elucidate and also why it is so necessary to control the executive, यानी what is the separation of power and what are the overlapping areas of separation of power Indian context में, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो। तो ये सवाल लास्ट ईयर मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला था, ठीक है, तो ये वैसे ही पूछा गया, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन 2013 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग, तो ये अगेन सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक फीचर। फिर देखिए खाफ पंचायत आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं एंड डिस्कस क्रिटिकली द एक्शन टेकन बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू सेट थिंग्स राइट इन दिस रिगार्ड, यानी अलग अलग ने अपनी पावर्स यूज करके कैसे करी। फिर देखो ऑर्डिनेंस की जो हम बात करते हैं, आर्टिकल 123 213 ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन आपका प्री में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन एचसीएस मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे ये जो ऑर्डिनेंस है ये स्पिरिट ऑफ जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है उसको कैसे करता है। तो इसके आपको कुछ जजमेंट्स पता होने चाहिए, 2-3 आपके एग्जांपल्स पता होने चाहिए जजमेंट के कंटेक्स्ट में, तो ये भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि होना है या नहीं होना है। अगला देखिए, व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्रॉट इन आर्बिट्रेशन एंड द कंसिलिएशन एक्ट, हाउ फार इट विल इंप्रूव इंडिया का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अभी भी रिसेंटली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में आपके चेंजेस हुए थे, वो मैंने आपको 300 टॉपिक लिस्ट में भी प्रोवाइड कराया था। अब देखो 1996 आपसे पूछा गया है, तो रिसेंट चेंजेस हुए, तो एएनसी फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए ट्राइब्यूनल्स, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स क्या होता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का होता है सेपरेशन ऑफ पावर, ये 2-3 बार पूछा गया है। हाउ फार डू यू थिंक कि ट्राइब्यूनल्स कर्टेल द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, क्या ये वैलिड है, इसको आप डिस्कस करें। फिर देखो फिर वही टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, क्या हम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं या चेक्स एंड बैलेंसेस है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, पेपर 1 और 2 वाले में आप देख सकते हैं। फिर देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है कि कैसे ये ग्रीवेंस रिड्रेसल और इस सब में हेल्प करता है। जुडिशियल लेजिस्लेशन आपका क्या होता है, आर्टिकल 142 के कंटेक्स्ट में भी हम बात करते हैं, ठीक है, ये फिर पीआईएल के कंटेक्स्ट में भी आपका आ जाता है। तो कैसे देखो अगेन is antithetical to the doctrine of separation of power. In this context, filing large number of PIL praying for issue guidelines की भाई उसकी guidelines होनी चाहिए। अब हमने क्या देखा था कि PIL का क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आप अपना पॉलिटी में पूछा गया है, तो हमें ये यहां से अपना प्रिपेयर हो जाता है। ये टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, यहीं से आपके टॉपिक्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, PIL का रोल इन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, तो अभी पूछ रहा है कि कैसे ये सेपरेशन ऑफ पावर को भी कर्टेल करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी आपका जजमेंट करेगी। तो वो अगला क्वेश्चन भी वही है कि टू व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट इंश्योर कर पा रही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो अब ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है कि अभी जो अपन ने एचसीएस में क्वेश्चन देखा था सेम, कि आपका पार्लियामेंट विद एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल कर रही है और क्यों ये नेसेसरी है। तो क्या ये सेम थीम रिपीट नहीं हुई, हो रही है, यानी प्रीवियस पेपर भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 90% पेपर जो है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है। देखिए अब देखो अगला क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ लेजिस्लेचर, पावर ऑफ गवर्नर, यानी ऑर्डिनेंस। अगेन ऑर्डिनेंस आपसे पूछ लेगा, 2 बार ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बुलेट पॉइंट B4 में देखिए कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज। 13, 14, 15 कुछ नहीं पूछा गया। 18 में आपसे पूछा गया इंडिया एंड यूएसए, 2 लार्ज डेमोक्रेसी, एग्जामिन करो इनके पॉलिटिकल सिस्टम को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप 2-3 का प्रिपेयर करो, इंडिया का यूएसए से प्रिपेयर कर लो, यूके से प्रिपेयर कर लो, फ्रांस से प्रिपेयर कर लो, रशिया से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, और जापान से। ये 5 तो आपके प्रिपेयर होने चाहिए कि इनका क्या सिस्टम चल रहा है हमारा। 2020 में आपसे क्या पूछा, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूके, उसके हाईलाइट करो। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, आईआर में हमारे स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द रिलेशन। अभी लास्ट ईयर हमने क्या देखा है कि आईआर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हमारे मेजरली बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए, जैसे कि ट्रेस द रीजन ऑफ द इकोनॉमिकल क्राइसिस इन आपका श्रीलंका, ठीक है, या फिर इंडिया चाइना, या फिर इंडिया रशिया रिलेशन, ठीक है। तो ये हमसे पूछे गए थे, तो ये बड़े सिंपल से थे। बट अभी जैसे इंडिया और रशिया कोलैबोरेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक, अब हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि इंडिया यूएसए, इंडिया यूरोप, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है, या इंडिया के किसी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये है
ये IR में भी रहेगा ये, क्योंकि पॉलिटी सिस्टम के हिसाब से पूछ रहा है तो मैंने पॉलिटी में डाला है ना। देखो 2021 में क्या पूछा, एनालाइज डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ नोशन ऑफ इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया, यानी इन दोनों का कंपैरिजन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो इंडिया और फ्रांस में हुए थे, तो उससे कंपैरिजन एक आपसे पूछ लिया गया। इतना डिटेल में हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं, नीड भी नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं, बट फिर भी कि हाँ भाई एटलीस्ट 5 कंट्रीज के साथ प्रिपेयर करके रखो, वहां से आए तो आप कर पाओ, ठीक है। फिर देखो ये बुलेट पॉइंट नंबर 5, इंडिया पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्ट्रक्चर फंक्शनिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन, ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि इंडिविजुअल का रोल डिफेक्शन, ठीक है, कि भाई हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी में डिबेट्स में हेल्प करता है या फिर किस हद तक ये कर पाया, ठीक है। तो ये है। अब देखो फिर पावर प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, ये भी बार बार आता है, क्या रीजंस हैं एब्सेंस के और ये सब, तो ये रहेगा। 15 में अमेंडमेंट बिल्स टू विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे आपसे ग्रीवेंस रिड्रेसल पूछा गया कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में क्वेश्चन नंबर 5 वाइटल रोल प्ले कर रहा है, ऐसे ही विसल ब्लोअर में भी पूछा जा सकता है कि आरटीआई भी पूछा जा सकता है। आरटीआई करप्शन, विसल ब्लोअर, ये आपके डायरेक्टली लिंक्ड है कि विसल ब्लोअर में क्या क्या था उस टाइम पे, तो क्योंकि काफी कंसर्निंग था कि देयर माइट नो वन बी लेफ्ट टू प्रोटेक्ट, क्योंकि कोई विसल ही ब्लो नहीं करेगा, ठीक है। फिर देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ पीएसी इन अकाउंटेबिलिटी। अब रिड्रेसल से अकाउंटेबिलिटी लिंक करके पूछा गया था कि कैसे ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, तो मे भी हो सकता है इस बार आपसे पीएससी से भी पूछ ले, यानी आपको ये एक लिंकेज जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 2018 में आपसे क्या पूछा गया, व्हाई डू यू थिंक कमिटीज आर कंसिडर्ड यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। अब देखो कमिटीज का अलग अलग तरीके से, कि कमेटी फॉर अकाउंटेबिलिटी, कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री का क्या रोल है, उनकी प्रिविलेजेस क्या हैं, ज्वाइंट क्या रोल है, तो ये अगेन एंटी डिफेक्शन के कंटेक्स्ट में रहता है। आरटीआई के रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या हैं, वो कैसे ऑटोनोमी और इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन पे करेगा, तो ये हमारे बिल्स और एक्ट्स में आ जाते हैं। तो रिसेंट जो आपके अपडेटेड होते हैं 300 मेंस में मैंने सारे के सारे आपको ये करवाए हुए हैं, ठीक है। और इस साल के भी आई विल बी टेकिंग ऑन यूट्यूब, आपकी एक साल पे सारी के सारी क्लासेस में करवा दूंगा। देखो वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, यानी ऑफिस ऑफ स्पीकर के क्या इश्यूज है। अब वहां पे जो 300 टॉपिक की लिस्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, उसमें एक ऑफिस ऑफ स्पीकर भी था, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी था, तो वहीं से आ रहे हैं। राज्यसभा एज अ हाउस, ठीक है, यूजलेस है क्या, ये आपसे पूछा गया। तो आपको राज्यसभा लोकसभा का कंपैरिजन पता होना चाहिए, उनकी आप पावर्स कहां पे इक्वल हैं, कहां पे डाइवर्स करती हैं, कहां पे उनको चेंज किया जा सकता है, ये सब। फिर देखिए नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर देखो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कमिटीज होती है उनका क्या फंक्शन है, अगेन ये चौथा क्वेश्चन है कि कमेटी रिलेटेड और उसके वर्क रिलेटेड और उसकी अकाउंटेबिलिटी। अब ये थीम हमें तैयार करनी होती है और उसमें एग्जांपल्स डाल के आप आराम से कर लो। 2022 इसमें यहां से कोई क्वेश्चन नहीं था। अब B6 में देखिए बुलेट पॉइंट नंबर 6, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट्स, प्रेशर ग्रुप और उनका क्या फंक्शन रहता है। यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन आई नहीं। 2016 में जैसे प्रेशर ग्रुप को हम नॉन स्टेट एक्टर के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं, तो आपको एक मेजरली पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, एनजीओ क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी 300 मेंस में कर रखे हैं और ये टॉपिक भी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे। देखो नाउ देखिए, इन द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर हैज बीन ओनली मार्जिनल। क्यों भाई, क्रिटिकल एग्जामिन, क्यों मार्जिनल रहा, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कैसे वी कैन इंक्रीज द रोल, तो इस पे ही अपने को फोकस करना है। आपको सॉल्यूशंस जो है वो बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे 14 नंबर में ये स्टेटमेंट पूछ ली जाए तो क्या आप सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे। जैसे ये देखो अब हम अगर देखें, ये क्वेश्चन तो है छोटा सा, क्रिटिकली एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशन इन द व्यू ऑफ गैल्वन वैली। तो अब सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप गैल्वन वैली को डिस्कस करके आ जाओगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, ब्रीफली 2-3 लाइन में आप गैल्वन वैली के बारे में बात करेंगे। देन व्हाट यू विल डिस्कस कि इंडिया चाइना रिलेशन हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुए, क्योंकि 14 मार्क का क्वेश्चन है, तो इवोल्यूशन पे 3-4 लाइनें लिखेंगे, इश्यूज क्या हैं, 6-7 इश्यूज बताएंगे, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, वो भी अपन डिस्कस करेंगे 6-7 पॉइंट में, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप्स कैसे हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी दे हैव इमर्ज्ड एज पावरफुल देन फॉर्मल। इनफॉर्मल जो है वो फॉर्मल से ज्यादा बड़े हो गए। कुछ एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कास्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, फार्मर ग्रुप्स हैं, जिसमें इनफॉर्मल भी बहुत सारे हैं, फॉर्मल भी हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं। अब देखो 18 वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में फाइनेंशियल इमरजेंसी
जो प्रेसिडेंट आपका क्लेम करता है, तो ये मैंने एग्जीक्यूटिव के अंडर इसमें डाल दिया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक का पोर्शन था। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस, ये अगेन कि अब जैसे फार्मर के बजाय आपको दे दे कि भाई स्टूडेंट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके जो दूसरे हमारे हैं, जैसे आपके कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, फिकी है, ठीक है, ये सब है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन टू द जुडिशरी, फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टू द एग्जीक्यूटिव, टू द लेजिस्लेचर, टू इंश्योर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, कैसे लेके आएगा। आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है हमेशा, ठीक है। अब देखो फिर से प्रेशर ग्रुप एक बहुत ही बड़ा है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। फिर देखिए वाइस प्रेसिडेंट के थे, तो द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन हुए थे आसपास, ये वैसे भी स्टैटिक में हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैग आपसे बार बार पूछा गया है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये आपने प्री में पढ़ा होगा, उतना सफिशियंट है, ठीक है। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है। अब देखो आरपीआई एक्ट से 2-3 बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देखिए इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू फेजेस ऑफ ट्रांजिशन which looks to be full of contradiction and the paradoxes, तो ये मैंने इसमें इसलिए डाल दिया कि इलेक्शन के कंटेक्स्ट में कि पार्टीज वाला जो है, पार्टी और आरपीए मैंने एक में ही ले लिया B7 में, तो इसको कहीं और नहीं डाला जा सकता था, इसलिए देखो आरपीए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है वो सब। अब देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन आपका टॉपिक है, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ईवीएम की कंट्रोवर्सी को लेकर चल रहा था, कैसे उसकी ट्रस्टवर्दीनेस इंश्योर करी जा सकती है। फिर आरपीए में क्या प्रोविजंस है जिसमें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन है, तो आपको 50 और 51 का कंपैरिजन पता होना चाहिए और क्या उसमें प्रोविजंस हैं। आरपीए के प्रोविजन छोड़ो, डिस्क्वालिफिकेशन के आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होना चाहिए, उसका एक कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका रहेगा। 2020 में फिर देख लो, देयर इज अ नीड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन आरपीए, कि क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, हो ही नहीं पा रहे। फिर अगेन देखो, डिस्कस द प्रोसीजर डिस्प्यूट जो आपके डिस्क्वालिफिकेशन में रहता है आरपीए 1951, ठीक है, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, तो ये एक ही थीम है, उससे 3-4 क्वेश्चन आपके बार बार आ चुके हैं 1951 के रिगार्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा B8 है, अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पावर फंक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने एक में ही डाल दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी हमारा अगला पॉइंट है। अब यही चीज आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कैग बार बार पूछा गया, कैग उसके क्या प्रोविजंस हैं, आर्टिकल क्या पावर वो डिराइव करता है, क्या ऑडिट करता है, ये सब। अगला देखो इलेक्शन कमीशन आपसे पूछा गया, नेक्स्ट एनसीएससी आपसे पूछा गया, ये हम स्टैटिक में पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए। फिर से कैग आपसे पूछ लिया गया, अटॉर्नी जनरल आपसे पूछ लिया गया, एनसीबीसी पूछ लिया, एनसीएससी पूछा, बीसी पूछा। अब इस बार भी आया है एनसीबीसी के बारे में, ठीक है, प्री में भी आया है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके क्या है, ठीक है, कैसे ये इंश्योर करेगा। इलेक्शन कमीशन फिर से पूछ लिया गया, ये नहीं, ये 2-3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर देखो स्टैट्यूटरी बॉडीज से कौन कौन सी पूछी गई है, सेबी, आईआरडीए कैसे इनका मर्जर जस्टिफाई करता है, अभी जैसे एफएमसी और सेबी का मर्जर किया गया वो कैसे जस्टिफाई करेगा, ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर बॉडीज और उनका मर्जर किया गया वो कैसे वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो हमें ये सारा का सारा लिंकेज आना चाहिए, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल भी आप इसको कोट कर पाए और बता भी पाए। फिर देखो नेक्स्ट 2014 में एक नई आरटीए सेटअप करी गई थी, तो वो कैसे इंश्योर कर सकती है ऑपरेशनल को एफिशिएंट बनाने में। अगर कोई भी बॉडी आ रही है तो उसके आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कर सकती है वो पता होना चाहिए, उसके चैलेंजेस पता होना चाहिए और एक आपको उसका वे फॉरवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स रहते हैं, ये 4-5 डायमेंशंस में ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज आपसे एनएचआरसी पूछ लिया गया कि भाई कितना इफेक्टिव है, कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स। फिर क्या पूछा गया आपसे, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, ऊपर आपसे सेबी आईआरडीए पूछा गया, अब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन पूछ लिया, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दे दो, 5-6 एग्जांपल्स हमेशा रेडीमेड तैयार होना चाहिए। क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या है, अब इसी चीज को दोबारा से पूछ लिया गया कि आपके जो कुछ सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, जैसे एनसीबीसी, एनसीएससी, सेबी को होती हैं, एनएचआरसी को होती हैं, तो वो कैसे आपका काम करती हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आपसे पूछ लिया गया, तो माइनॉरिटी आपसे पूछा जा सकता है, चाइल्ड वाला पूछा जा सकता है, फाइनेंस कमीशन पूछ लिया गया, ये स्टैटिक का पोर्शन है, ठीक है। अभी जैसे 15 फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपसे पूछी जा सकती है। अगेन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन दोबारा पूछ लिया गया, क्या इश्यूज हैं, कैसे इंश्योर कर सकता है जेंडर एम्पावरमेंट को। फाइनेंस कमीशन देखो, फाइनेंस कमीशन अब 14 फाइनेंस कमीशन के कंटेक्स्ट में आपका आ गया, 15th भी आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इज सीबीआई, आपसे पूछा गया कि क्या इसके इश्यूज हैं, केज्ड पैरेट है क्या, तो सीबीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनएचआरसी फिर से आ गया, ह्यूमन राइट कमीशन, ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये थीम्स आपकी रिपीट होती रहेंगी। ये सारे के सारे टॉपिक आपके करवा रखे हैं 300 मेंस में,
और 300 टॉपिक लिस्ट में आई हैव प्रोवाइडेड दिस टॉपिक, वो जो लिस्ट है दैट इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, वहां से बाहर अगर कोई टॉपिक आएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा एड्रेस करना, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं। देखो अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से हमारा क्या है, यानी कौन कौन सी स्कीम्स आपसे पूछी गई, जैसे पूरा पूछी गई, ठीक है, 100% एफडीआई गवर्नमेंट कर देती है, ये इकोनॉमी में पूछा जा सकता है। अभी जैसे आपसे इकोनॉमी के जो क्वेश्चन अभी तक आए, जैसे एक एमएसएमई का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रूरल से लिंक करते हुए कि भाई रूरल मार्केट जो है उसका क्या लिंकेज रहेगा, ठीक है, ये था। स्टैट के क्वेश्चन तो चलो आ ही जाते हैं। फिर जैसे इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आपका आया एनपीए, बैंकिंग सेक्टर, एमएसएमई, ये 3 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी के आए थे, ठीक है, यही है और तो कुछ है नहीं आई थिंक इकोनॉमी में, ठीक है। तो अब देखो इकोनॉमी में ये भी आ सकता है एफडीआई, अभी एफडीआई वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है 2019 में आई थिंक या 14 में आया था, एफडीआई के इंक्रीज डिक्रीज ये स्टैट से लिंक करके आया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। फिर देखो एथलीट पार्टिसिपेशन ओलंपिक, तो ये हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है कि कैसे आप स्टेट टैलेंट हंट करोगे, रिवार्ड मैकेनिज्म कैसे रहेगा। आधार एनपीआर उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या इसमें इसके मेरिट्स हैं, पोटेंशियल क्या है स्कीम के, कैसे इसको कर सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आई विल आल्सो प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द स्कीम्स जो आपसे पूछी जा सकती हैं। एफसीआरए, फैमा, पैरा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो फिर से एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, क्या थे, क्यों डिमांड थी, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पे आपसे पूछा गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी आ सकती है इस बार न्यूज में, ठीक है, तो वो आपसे एसएस में पूछा जा सकता है। फिर देखिए टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ वाश, वाश एक इनिशिएटिव उस टाइम पे न्यूज में था, वो पूछा गया। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शंस among various competing sector and stakeholders have resulted in inadequate protection and the prevention of environment, यानी हम एनवायरमेंट के लिए उतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं बना पा रहे। आप इकोनॉमी, तो ये एक एनवायरमेंट और इकोनॉमी की जो हमारी डिबेट रहती है उसका एक क्वेश्चन है, तो ये थीम है, ये थीम आपकी तैयार होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है एनवायरमेंट में भी। नाउ 2019 डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ द हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल goes with the lowest indicator of the human development, ठीक है। अब इसमें ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट का लिंकेज और सोशल डेवलपमेंट से डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो ये अपना रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा इश्यूज दैट मेक बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये उसी का ही लिंकेज है आगे एग्जामिन, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी बार बार पूछा गया, ठीक है। वैसे इकोनॉमी में ये टॉपिक आएगा, अभी ये क्वेश्चन आ गया। फिर देखो आईसीटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, ये डायरेक्टली आ सकता है। आपसे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पूछा गया, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल में आईसीटी का क्या रोल रह सकता है, ये आ सकता है। मल्टी लेवल प्लानिंग कैसे अपन कर सकते हैं, उसके क्या ब्लॉकेजेस है, कैसे उनको सोल्व करना है, अगेन आईसीटी आया। सोशियो इकोनॉमिकल प्लानिंग अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। 2022 में देखो गति शक्ति योजना आपसे पूछा गया, फ्री चाइल्ड एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है, तो आपसे राइट टू एजुकेशन पूछा जा सकता है कि इट इज इनएडिक्वेट, क्या इश्यूज हैं, हमेशा सवाल ऐसे ही रहेगा, क्या इश्यूज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, दैट्स इट। तो ये 4 डायमेंशंस में ही आपको प्रिपेयर करना है, चीज क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है, एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके रिगार्डिंग और क्या हो सकती हैं जिनसे हम सीख सके, ठीक है। B11 देखो एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज एनजीओ, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको इनके 5 एग्जांपल पता होना चाहिए, अच्छे अच्छे एग्जांपल, कोई हेल्थ सेक्टर का, कोई एजुकेशन सेक्टर का, ताकि उनको आप कोट कर सकें, ठीक है। अब ये प्रेशर ग्रुप वाले से भी लिंक्ड है। अब देखो इसमें आप प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स जो है आपका इनफॉर्मल में आ रहा है, तो क्या इसका है, तो ये प्रेशर ग्रुप वाला और इसमें थोड़ा सा ओवरलैप हो गया। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ठीक है, कैसे वो माइक्रो फाइनेंस में हेल्प कर रहा है, ये सवाल आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसका पेनिट्रेशन कैसे हेल्प कर सकता है, फिर से वही सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या इनोवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, यानी वो उसको अलग अलग तरीके से लिंक करके आपसे पूछ रहा है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर से देखो एनजीओ, ठीक है, कैसे वो स्ट्रेंथन कर सकता है डेवलपमेंट को एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, एनजीओ वुमेन के कंटेक्स्ट में, एनजीओ एमएसएमई के कंटेक्स्ट में, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए एग्जांपल्स रहते हैं। फिर से देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, एग्जामिन इसको डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप माइक्रो फाइनेंस, यानी यहां से तो वही टॉपिक चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वुमेन माइक्रो फाइनेंस, यानी सेम थीम वही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन, तो ये 4 चीजें को लिंक करके बना लो, दैट्स इट। अगला देखो
एनजीओ जो है कैसे वो कैन सिविल सोसाइटी एनजीओ एक अल्टरनेटिव मॉडल हो सकता है हमारा पॉलिसी डिलीवरी का, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का क्या इश्यूज हो सकते हैं। अगेन देखिए 2022 में डू यू एग्री विद द व्यू कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंटल रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये काफी डीप एनालिसिस हो जाता है कि फाइनेंसेस और हम अगर किसी पे डिपेंड होंगे तो क्या आप उतना इफेक्टिवली काम कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, क्या इश्यूज होंगे, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। तो ये आपका एक टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट इज B12। अब देखो वल्नरेबल सेक्शन में वही चीजें चलेंगी कि वेलफेयर स्कीम क्या है वल्नरेबल सेक्शन की एंड उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और क्या उससे अपन कर रहे हैं। तो आपसे इसी कंटेक्स्ट में मिड डे मील पूछी गई। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स ऑन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इन स्कीम्स को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है सॉल्यूशन बेस्ड। डू यू थिंक कि स्कीम्स जो है वो अपलिफ्ट कर पा रही हैं, यानी सेम चीज अलग अलग तरीके से, ठीक है। फिर राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट, ये आपका बिल्स और एक्ट में आ जाएगा कि कैसे ये आपका इंश्योर कर पाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो वल्नरेबल सेक्शंस एंड ह्यूमन राइट कमीशन को लिंक करो, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन आपका माइनॉरिटी, SC ST और जो हमारे डिसेबल है सबको देखता है, तो इसको लिंक किया जा गया। फिर अगेन वल्नरेबल सेक्शंस, परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, ये 5वीं बार यही क्वेश्चन आ रहा है। राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, तो ये फिर से आ गया, ठीक है। तो ये सेम चीज भी रिपीट हो जाती है। इट इज ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन, काम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक इंश्योर मैकेनिज्म करेगा इंक्लूसिव के लिए। सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2013 B13 देखते हैं। देखो B13 में अपना क्या है, सोशल सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स, ये 3 टॉपिक है, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए MDG को लिंक किया गया हेल्थ से, अब SDG को लिंक करके आ सकता है सवाल। एजुकेशन में आपसे IIT IIMs जो हम बना रहे हैं उनको कैसे बेटर किया जा सकता है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, हायर एजुकेशन के क्या चैलेंजेस है। हायर एजुकेशन पूछा है, प्राइमरी एजुकेशन के क्या चैलेंजेस है, सेकेंडरी एजुकेशन के क्या चैलेंजेस है, फॉरेन फंडिंग के क्या चैलेंजेस रहेंगे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के क्या गैप हैं, प्राइवेट सेक्टर के क्या इश्यूज हैं उसमें, कैसे उसके वायबल अल्टरनेटिव आप सजेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ से अगेन वही, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताने की कोशिश करी थी, ह्यूमन रिसोर्स में आपसे यही पूछा जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा चल रहा है, कैसे उसको अच्छे से किया जा सकता है, क्या वो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा, व्हाट आर द मेजर्स की कैपेसिटी बढ़ा सके, हेल्थ एजुकेशन स्किल स्कीम्स के एग्जाम्पल दो, ठीक है। देखो एप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर से कैसे हेल्थ फॉर ऑल मिलेगी, यानी हेल्थ का लिंकेज, ठीक है। फिर देखो द नीड ऑफ द कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर, ठीक है, हैज बीन एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो partnership bridges brings the gap among the sector, it also sets into emotion a culture of collaboration and team spirit। तो इससे कैसे कोऑपरेशन से कैसे हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर जो पॉलिसीज हैं हमारी, उनके क्या इश्यूज हैं, कैसे। अब देखो इसको लिंक किया गया है जीरियाट्रिक और मैटरनल हेल्थ केयर से। अब आपसे चाइल्ड केयर में इसी चीज को पूछा जा सकता है, जुवेनाइल केयर में पूछा जा सकता है, ठीक है, गर्ल केयर में पूछा जा सकता है, तो ये रहेगा। फिर देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको SDG 4 से लिंक करो एजुकेशन सिस्टम के कंटेक्स्ट में, यानी दिस इज एन वेरी कॉमनली यू कैन लिंक कि भाई SDG 3 से हेल्थ को लिंक कर लो, ठीक है। अभी हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी आई थी, ये दोनों में से दोनों पूछी जा चुकी है ये भी, तो ये HCS में भी वेरी चांसेस की आ सकते। फिर से प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या इश्यूज हैं, कैसे उसको सस्टेनेबल कर सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो, वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, सेम टॉपिक, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी एंड हंगर, आपसे बार वही चीजें पूछी जाएगी, कैसे पॉवर्टी एंड हंगर को इरेडिकेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या इश्यूज हैं। देखिए बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, पॉवर्टी के, पर नहीं कर पा रहे, व्हाट आर द इश्यूज, उसको रूरल और तो ये जैसे 3-4 अपने जो वो रहते हैं ना, लक्कड़ वाला कमेटी और एस्टिमेट्स आपको पता होना चाहिए, तेंदुलकर कमेटी और अभी जो चल रहा है, ठीक है, रंगराजन, तो उनके बारे में। हंगर एंड पॉवर्टी बिगेस्ट चैलेंज रहे हैं गुड गवर्नेंस के लिए, तो उसको लिंक करो। अभी जैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल का अपना क्वेश्चन था गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को लेके, तो यही आपसे अब इस कंटेक्स्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था, ऐसे ही आ सकता है कि भाई पॉवर्टी हंगर कैसे इंपीड कर रहे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये सिर्फ शो पीस हो गए हैं, नहीं कर पा रहे, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस। हंगर हम टैकल नहीं कर पा रहे, पॉवर्टी एंड हंगर हम टैकल नहीं कर पा रहे, कैसे करें, पॉवर्टी टैकल नहीं कर पा रहे, कैसे करें, कैसे UN मिलेनियम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट से ही अपने को पता चल रहा है। 3-4 रिपोर्ट्स आपके तैयार होने चाहिए, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस
जो अपन ने प्री के टाइम पे करे थे उनको आप कोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि उसमें ये बोला गया था, ये फैक्ट एंड एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो अगला कि बिसाइड द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड डेट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज। अब आपको इन्फ्लेशन से लिंक करना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक करना है कि कैसे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ज्यादा फायदा जो होता है, क्योंकि महंगाई की जो सबसे ज्यादा मार होती है वो किस पे होती है, पुअर सेक्शन पे, तो पॉवर्टी एंड हंगर उससे और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब देखो ये गवर्नेंस वाले में आपसे हर बार ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ 4-5 कीवर्ड्स हैं, वही आएंगे, वही चलेंगे। करप्शन, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस। देखो करप्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर से कैसे अपन और बेटर बना सकते हैं, क्या इसके इश्यूज है। अब इसमें एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी वास्तव की, वैल्यू होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ये अपन ने पेपर 2 जब पूरा डिस्कस किया था उसमें ये देखा था। देखो नेशनल लोकपाल जो है, however strong it may be cannot resolve the problem of immorality in the public affair, यानी करप्शन जो पब्लिक अफेयर में उसको नहीं कर पाएंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लिंक किया गया। गवर्नेंस अगेन 2-3 टाइप की है, पब्लिक गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये 2 टॉपिक अपने मेजरली बनते हैं। उसके क्या इश्यूज हैं, उसको कैसे किया जा सकता है। गवर्नेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस में अलग अलग लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसमें जो हमारा आया है, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर कौन से हैं जिससे कि अपन उतना ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे। ई गवर्नेंस से कैसे हम और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, जैसे आईसीटी का आया था सिटीजन चार्टर। तो ये सिटीजन चार्टर तो 3-4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैसे ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी करेगा, क्या इश्यूज हैं। ई गवर्नेंस अगेन 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कैसे हेल्प करेगा, कैसे और ज्यादा से ज्यादा अपन बेटर डिलीवरी कर पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे, ये सब रहेगा। फिर ये देखो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीबीटी। ये आपका मेंस में मैंने डायरेक्टली करवा रखा है, डीबीटी आधार को लिंक करते हुए, जैम को लिंक करते हुए। तो रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डीबीटी इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, बट इसके भी लिमिटेशंस है। अगेन क्या लिमिटेशंस है, क्या सॉल्यूशंस है, वही, ठीक है। अब देखिए अब B16 जो हमारा है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो इसका रोल से ही क्वेश्चन आ चुका है, इसके रिफॉर्म से क्वेश्चन आ चुका है। जैसे हैज द कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन कॉज ऑफ स्लो इंडिया, कि कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, IAS IPS ये कैडर है। आप कहते हैं हेल्थ कैडर बनाओ, इकोनॉमिक कैडर बनाओ, एजुकेशन कैडर बनाओ, ठीक है, स्किल कैडर बनाओ, तो ये कैडर बेटर हो सकता है सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन की बात आजकल अपन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या इससे स्लो रहा है। अब क्वेश्चन यही है, वो बार बार आएगा। देखो जैसे ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे इसने हैम्पर किया है, फिर से वही क्वेश्चन। इनिशियली सिविल सर्विसेज डिजाइन टू अचीव द गोल ऑफ न्यूट्रलिटी, पर वो लैकिंग है। डू यू एग्री कि इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो ये यही व्हाट आर द इश्यूज, हाउ इट इज हिंडरिंग, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस इन दिस कंटेक्स्ट, रिफॉर्म सजेस्ट करो। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म टॉपिक 300 टॉपिक्स में भी करवाया हुआ है, प्रिजन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, ये सारे इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से पूछेगा पर वो उसी में रहे। आईआर में देखिए, आईआर में जितने टॉपिक हैं वो सारे करवा रखे थे और उसी में से ही आया था। अब देखो कौन कौन से आपसे पूछे गए, जो न्यूज में चल रहा है उसमें से 1-2 उठा के पूछ लेंगे। अब जैसे 13 में देखो आईआर में आपसे पूछा गया अफगानिस्तान से जो विड्रॉल चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में आप एनालाइज करो कि एग्जामिन इन द लाइट कि इंडिया इज फेस्ड विद प्लेथरा ऑफ चैलेंजेस एंड अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया को स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही जो शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट चल रहा था ढाका में, उसके कंटेक्स्ट में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में। तो रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं इंडिया के लिए, उसकी रेलेवेंस, ठीक है, कैसे वो इंडिया पे इंपैक्ट कर सकता है, उसके बारे में आपको डिटेल आइडिया होना चाहिए। अब देखिए उस टाइम पे जो भी चल रहा था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स, शुड इट बी कंसर्न फॉर इंडिया इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, तमिल इशू, तो वो इसमें आ जाएगा, तो ये अपना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2014 में फिर क्या है, इंडिया और चाइना, क्योंकि ये अपना इशू चल रहा था तो उसके कंटेक्स्ट में प्रोजेक्ट मौसम, इसको अपन BRI से भी लिंक करके करेंगे। प्रोजेक्ट मौसम BRI ये भी 300 में मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, लिस्ट में आपके प्रोवाइडेड है। फिर देखिए टेररिस्ट एक्टिविटीज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के लिए होते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, कि सॉफ्ट पावर से कैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर किसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, एग्जाम्पल दो। क्रिकेट हो गया, ठीक है, नॉन ट्रैक 2.0 डिप्लोमेसी होगी। अब नेक्स्ट है जैसे शार्क की क्या रेलेवेंस है, उससे सोल्व कर सकते हैं। बीमस्टेक, तो कुछ इंस्टीट्यूशन भी अपने पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो चाइना, उसकी इकोनॉमिकल रिलेशन,
पॉजिटिव ट्रेड जो है उसकी वजह से कैसे मिलिट्री पावर स्टेटस उसने बना लिया है, तो इसका क्या इंपैक्ट है इंडिया में, यही सवाल फिर से अपने को देखने को मिलेगा। 18 में, 19-20 में नेबर से कुछ नहीं आया। 22 में फिर देखो, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, रिसेंट क्राइसिस जो है वो क्या है। अब एचसीएस में क्वेश्चन देख लो, यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया कि भाई रिसेंट जो श्रीलंकन क्राइसिस है, ठीक है, उसको आप व्हाट आर द इश्यूज, ये है वो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द रीजंस फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमिकल क्राइसिस। ये आपका कहां से आया, 2022 से ही आया है। डू यू थिंक बीमस्टैक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्क। बीमस्टैक और सार्क का कंपैरिजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपका करवाया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रुपिंग्स जो है और एग्रीमेंट जो है उनके कंटेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि इंडिया के दूसरे नेशंस के साथ क्या रिलेशन है। आपसे चाइना और रशिया पूछा गया है, तो अब आपसे यूएसए पूछ सकता है, जापान पूछ सकता है, ठीक है, यूके पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलिया पूछ सकता है, तो ये है। एशियान के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ सकता है, गुजरात डॉक्ट्राइन आपसे पूछ सकता है, तो ये सारे रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 13 में आपसे पूछा गया इंडिया और जापान के क्या रिलेशन है, क्या इनिबिट कर रहा है, गुजरात डॉक्ट्राइन आपसे पूछ ली गई। फिर देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एग्रीमेंट कर रहे हैं टू लोअर द टैक्सेस, इससे क्या फायदा नुकसान रहेगा, बायलैटरल एग्रीमेंट्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। इंटरनेशनल फंडिंग जो एजेंसीज हैं हैव स्पेशल टर्म फॉर इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन stipulating a substantial component of aid used for source equipment from leading countries। तो मेरिट्स क्या हैं इन फंडिंग्स के इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से, ये काफी डीप क्वेश्चन है, उत्तर तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो, इंडिया ने रिसेंटली साइन किया था एनडीबी, एआईबी, आपके 8-10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बीमस्टैक, सार्क, एनडीबी, एआईबी, ये आपसे पूछा जाता है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका, उसके क्या है रीजंस, क्योंकि अफ्रीका को पहले डार्क कॉन्टिनेंट समझा जाता था, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आपसे एंटार्क्टिका के कंटेक्स्ट में यही चीज पूछी गई है पहले, तो अब एचसीएस में ये आ सकता है, एंटार्क्टिका भी आ सकता है, अफ्रीका भी आ सकता है। यूएनएससी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनएससी के क्या इश्यूज हैं, क्या अपने को परमानेंट सीट चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों इंडिया उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ठीक है, क्यों वो अपने रेलेवेंस को लूज कर रही है। फिर डब्ल्यूटीओ, उसके क्या इश्यूज हैं, डब्ल्यूटीओ और इंडिया को लेकर चलता रहता है, 3-4 ही ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक, ये तीनों आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी आपसे पूछी गई, लुक वेस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपना कैसा रिलेशन है, तो ये सारा का सारा आपको रीजन वाइज भी, वेस्ट एशियन, सेंट्रल एशियन, ठीक है, ये आईआर में सारा करवा ही रखा है। इंडिया इजराइल रिलेशन, ठीक है, इनमें क्या हो सकता है, इंडिया यूएई रिलेशन, एंड फिर देखो सेंट्रल एशिया फिर से आ गया, डब्ल्यूटीओ ट्रेड वॉर जो चल रही है उसके कंटेक्स्ट में आपसे पूछ लिया गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया ईरान का जो न्यूक्लियर पैक्ट हुआ है, यूएस ईरान का कंट्रोवर्सी जो चल रही है, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट है। फिर 2019 में फिर से इंडिया जापान के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, वही चीजें। यूनेस्को जो है उसके बारे में पूछ लिया, कुछ स्टैटिक की चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है, कि यूनेस्को जो है उसमें से जैसे यूएसए वगैरह ने विड्रॉ किया था तो उस कंटेक्स्ट में ये आ गया था। फिर जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर है उसका इंडिया को लीडर बनना चाहिए क्या, ये एक जनरल टॉपिक है कि इंडिया को लोकल लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करानी है क्या। क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सब। अगला देखिए, व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इन द टाई विद इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया यूएसए के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, डब्ल्यूएचओ जो कोविड-19 को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया उसको क्रिटिकली एग्जामिन करे, उसका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में। क्वाड आपसे पूछा गया, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी रहेगा। हाँ, अभी जैसे बात आ रही है एक एशियन क्वाड की, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इंडो यूएस की डिफेंस डील और इंडियो रशियन डिफेंस डील। अब एक सवाल अपना क्या था कि भाई इंडिया और जो रशिया है, इंडिया रशिया के कंटेक्स्ट में कोलैबोरेशन इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एरिया। अब आपसे इंडिया रशिया पूछ लिया गया, इंडिया यूएस पूछ लेगा डिफेंस एरिया। फिर देखो फिर से अफ्रीका पूछ लिया गया कि भाई इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ रहा है, यूएसए इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, इनका एक लिंकेजेस अपने को पता होना चाहिए। एससीओ आपसे पूछा गया कि क्या इश्यूज हैं, इंडिया के लिए क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में अपना आ जाता है, एससीओ भी करवा रखा है सारा का सारा। नेक्स्ट देखो ओकस क्या है, ये उस टाइम पे न्यूज में था, तो ये ओकस, I2U2 ये करंट के कंटेक्स्ट में थे। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्कस ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी इन द क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल फोरम में।
ये हमारा एनवायरमेंट में बहुत बार आया है, रिन्यूएबल एनर्जी पेपर 3 में अपन देखेंगे, बट पेपर 2 में भी ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो इंडियन डायस्पोरा से क्वेश्चन आए। अब आईआर में आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब अभी डायस्पोरा नहीं पूछा, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछा कि डायस्पोरा, डायस्पोरा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है इंडियन डायस्पोरा, कि उसका एशियान में क्या रेलेवेंस है, ठीक है, बाकी जगह क्या रेलेवेंस है। जैसे ये देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया ने क्या स्टेप्स टेक करे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाइना के कंटेक्स्ट में है तो वो आ गया। ये मैंने इसलिए इसमें डाला कि पॉलिसीज का इफेक्ट इंडिया के इंटरेस्ट पे। अब देखो इंडियन डायस्पोरा साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, इंडियन डायस्पोरा अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, तो आप इसको 4-5 तरीके से तैयार करो। इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन आए। अगला क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, उनके स्ट्रक्चर और मैंडेट। ये आपका एक स्टैटिक का पोर्शन है। यहाँ पे जो जो आपके आए हैं, देखो इनमें से कोई भी आपका पूछा जा सकता है एचसीएस में। 4-5 कौन से करने हैं प्रिपेयर, यूएन, ठीक है, यूएनएससी, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक आपका प्रिपेयर होना चाहिए। फिर देन अगर इसमें भी अपन देखें यूनेस्को जैसे पूछा गया, तो यूनेस्को अपना प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें यही देख लो, वर्ल्ड बैंक पूछ लिया, IMF पूछ लिया, WTO पूछ लिया, फिर यहाँ पे एक मैकब्राइड कमीशन आ गया था, किसी को पता नहीं था, यूनेस्को का। इकोसॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोसॉक पूछ, तो जो पूछा जा चुका है वो प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, और तो बाकी है नहीं, और जो बाकी ऊपर मैंने आपको बताया वो होने चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। और फिर से आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ लिस्ट कि भाई एटलीस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है, या मेरी तरफ से भी कुछ होगा तो आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेपर 2 का डिस्कशन। तो और नेक्स्ट वीडियो आज ही आपका रहेगा पेपर 3 का डिस्कशन। फिर से हम उसको ट्राई करेंगे लिंक करने का एचसीएस के कंटेक्स्ट में। और जो थीम्स हैं, देखो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी थीम पूछी जा चुकी है, इट इज 100% इंपॉर्टेंट फॉर द एचसीएस एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है, ये सारे प्रिपेयर होने चाहिए। So that's it for this lecture. I hope you like this video. इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. जय हिंद.